नमस्कार साथियों, हम आप सबका स्वागत करते हैं फ्रेशर टॉक मीडिया चैनल पे। आज हमारे साथ शादमान भाई दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एंड जाने माने चेहरे हैं। आज हम इनकी आवाज़ हर डीयू के आम छात्र तक पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शादमान भाई, मैं चाहता हूं आप अपना परिचय दें और बताएं कि आप राजनीति में क्यों आए, पर्पस के लिए या पावर के लिए। भाई, मैं झारखंड के एक छोटे से ज़िले हज़ारीबाग से आता हूँ, जहाँ तक मैंने 12th तक की स्टडी करी है। आगे फर्दर स्टडी के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी मैं बैचलर कर रहा हूँ। और रही बात पर्पस की या पावर की, तो हमेशा से मेरा ये मकसद रहा है कि मैं स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ूँ, स्टूडेंट के मुद्दों की आवाज़ बनूँ, आम छात्रों की आवाज़ बन करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँ। तो ऐसी कौन सी समस्या है जो आपने देखी कि एक आम छात्र जब भी विश्वविद्यालय में अपने घर छोड़ के दिल्ली में पढ़ने आता है तो वह आम तौर पर फेस करता है? देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी आता है तो उसका एक एम होता है कि मैं कम पैसे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राप्त करूं। पर अगर वो पैसे दे रहा है जो कि हर सेमेस्टर हर ईयर फ़ी हाइक हो रहा है और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, सबसे बेसिक चीज़ जो है क्वालिटी ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए, वो नहीं मिल रहा है उसे। अगर आप बैठ रहे हो बेंच में पढ़ने के लिए, वो बेंच सही से नहीं है, बोर्ड सही नहीं है। तो ये एक आम बेसिक प्रॉब्लम है जो एक स्टूडेंट फेस कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में। हमने आपकी रील्स देखी तो आपने ये मुद्दे बहुत अच्छे से अपनी रील्स में बताए हैं, पर आपने इन मुद्दों के लिए क्या किया कि प्रशासन तक आपने अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाई कि ये मुद्दे सुधारे जा सकें और आम छात्र ये फेस ना करे आगे चल के? सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैंने देखा कि पानी का एक प्रॉब्लम है हमारे कॉलेज जाकिर हुसैन में, पानी पीने के लिए नहीं है फ्रेश, तो मैंने सबसे पहले अपने टीम के साथ कॉलेज के जितने जगह पे ड्रिंकिंग वाटर वाले टैप थे वहाँ जाकर के मैंने TDS चेक करा। तो जो TDS है वो 200 प्लस आ रहे थे ज़्यादातर टैप के, जो कि एक पॉइजन से भी ऊपर है। मतलब आप समझ लो कि नॉर्मल पानी जो है उसका TDS 50-60 होना चाहिए, वो 200 के ऊपर एबव है, जो कि हार्मफुल है। तो सबसे पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम दिया। जब वहाँ तक बात नहीं हुई तो उस दौरान डूसू चुनाव चल रहा था और हमारे प्रेसिडेंट आए रौनक खत्री जी। फिर वहाँ हम अपने टीम के साथ जा कर के उस मुद्दे पे हमने बात करा। फिर हमने जब इतना हो नहीं पाया कोई चीज़, तो हमने अपने से पर्सनली अपने टीम के साथ जा कर के कॉलेज प्रशासन पे दबाव डाला और उसके बाद आज आप चेक कर सकते हैं कि कॉलेज में पानी की TDS सही हो चुकी है और पानी बेहतर तरीके से चल रहा है। अगर दूसरी मैं बात करूं तो कैंटीन में हाइजीन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आप जाकिर हुसैन से हो, आप जानते हो। बिल्कुल। जब मैं फर्स्ट ईयर आया जाकिर हुसैन में तो मैंने देखा कि कैंटीन एक बेसिक चीज़ है। एक स्टूडेंट आ रहा है पढ़ने के लिए, ब्रेक में जाता है खाने के लिए कैंटीन में। वहाँ का सबसे पहले तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, जो पिछले बार कैंटीन की टेंडर थी, और वहाँ पे हाइजीन का प्रॉब्लम था। मैंने देखा कि जो बच्चे खाना खा रहे जिस प्लेट पे, वहाँ पे अगर रख दिया उन्होंने टेबल पे, तो एक कुत्ता आकर के उसे चाटने लगा उस प्लेट में। तो आप देख सकते हैं ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। ये इससे रेबीज़ जैसे बीमारी फैल सकते हैं। तो फिर हमने मेमोरेंडम दिया और कुछ दिनों के बाद, और दबाव भी डाला हमने प्रशासन में, तो फिर कुछ दिनों के बाद वो टेंडर भी चेंज हुआ कॉलेज में, और ऐसे कई प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने का प्रयास करा। तो मेरा अभी अगला सवाल रहेगा कि आपने NSUI क्यों चुनी और आपको क्या लगता है NSUI असली आवाज़ बन पा रही है छात्रों की? NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन, ऐसे तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं, पर NSUI इसलिए मैंने चुना क्योंकि NSUI कास्ट और रिलीजन से ऊपर आकर के छात्रों के मुद्दों पे बात करती है। चाहे वो नीट का प्रॉब्लम हो, SSC पेपर में स्कैम का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे भाई एंजल चकमा के प्रॉब्लम से जो रेसिज्म से काउंटर हुए हैं उनका प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को NSUI सामने लेकर के आती है, इस पे बात करती है, और कोशिश रहती है NSUI की वो कि नेशनल
में भी जा कर के ये बात करें, जैसे राहुल गांधी जी ने अभी हाल फिलहाल एंजल चकमा के बारे में संसद में बोला था। हम आम तौर पर देखते रहते हैं रील के ज़माने में कि हमेशा राहुल गांधी जी को ट्रोल किया जाता है कि कभी आलू का सोना बोल देते हैं, कभी चील आसमान में उठ रही है। तो आपका इस पे क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए भाई, मैं आपने जो पहले ही बोला कि सोशल मीडिया के ज़माने में, तो सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। यहाँ पे पूरे बयान को नहीं दिखा करके उसमें से बीच में से कट करके वो दिखाया जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 30 मिनट 1 घंटे, उसमें से कोई आकर के 2 मिनट के बयान को काट करके गलत नैरेटिव से दिखाएगा। उसमें राहुल गांधी ने जैसे सोना आलू वाला जो मुद्दा, उसमें राहुल गांधी जी ने बोला कि ये भाजपा, ये मोदी जी के वर्ड हैं, ये मेरे वर्ड नहीं, वो वाले बयान को कट कर दिया। तो ये सोशल मीडिया कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। बिल्कुल। तो हम देखते आए हैं कि चाहे वो रौनक खत्री हो या NSUI के कोई भी कैंडिडेट हो, वो एक बात ज़रूर बोलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद मेरे साथियों। तो इसके पीछे की क्या विचारधारा है और इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो मैं हमेशा जब भी बात करता हूं या वीडियो बनाता हूं तो उसमें इनकलाब जिंदाबाद साथियों करके बोलता हूं। इनकलाब का नारा आया कहां से, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं तो हज़रत मोहानी जी से इनकलाब का नारा आया था 1921 के दौरान। फिर आगे भगत सिंह जी ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ इस नारे को बुलंद करा। और इस नारे का मतलब क्या है कि आप कोई अन्याय के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक सिस्टम को तोड़ने की बात कर रहे हैं, सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। वो इनकलाब, आप जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं जो इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, उन सबको जोड़ने का काम करता है ये 2 वर्ड, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। तो ये एक हमेशा से हमारा पर्पस भी रहा है कि लोगों को यूनाइट करके एक डर का माहौल तोड़ना और जो चीज़ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, चाहे वो नारे से हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो अगर अब हम बात करें जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की, तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज को हमेशा से NSUI का गढ़ कहा गया है, पर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लगातार NSUI की हार हो रही है। तो क्या ये गढ़ कमज़ोर पड़ चुका है? देखिए, हार को सिर्फ और सिर्फ फेरियल के रूप में देखना ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर गढ़ कमज़ोर हो रही है इसका मतलब है लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। पर आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंपस में, जाकिर हुसैन हो या फिर कोई भी कैंपस हो दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ पे NSUI से आज भी छात्रों की इतनी ही उम्मीद है जितनी कल थी। तो ये कहना कि गढ़ ख़त्म हो रहा है, ये एक सही नहीं है। तो आपके हिसाब से NSUI की विचारधारा क्या कहती है? आप देख सकते हैं सामने प्रेमबल लगा हुआ है, ये प्रेमबल ही NSUI की विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा है। सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और सेक्युलर वैल्यू, ये NSUI और कांग्रेस की विचारधारा है। तो जैसे हम देख रहे हैं NSUI की लगातार हार हो रही है, तो आप इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? रणनीति को, नेतृत्व को, या ज़मीनी कार्यकर्ताओं या कार्यों को? देखिए, मैं किसी एक को तो दोषी नहीं कहूँगा, ये कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग के बीच में मिसमैनेजमेंट हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हार का जो कारण है, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग संघ से आ रहे हैं। अगर मैं आपको अपने कॉलेज की बात करूं, अपने कॉलेज के इसी साल चुनाव की बात करूं, तो ABVP के जो कैंडिडेट थे, कुछ टीचर द्वारा उनके सोशल मीडिया पे उन कैंडिडेट का स्टोरी लगा करके, पोस्ट करके वोट फॉर दिस कैंडिडेट किया गया है, जिससे ये दर्शाता है कि वो टीचर, वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पार्ट हैं, वो उस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो भी एडमिन में टीचर्स हैं या कोई भी कार्यकर्ता या कुछ भी हैं, वो संगठन से आता है और वो अन्य संगठन जैसे NSUI, SFI, SI या कोई भी हो, उनको उतना मान या उतना सम्मान नहीं देता और वो ज़्यादातर ABVP के झुकाव में काम करता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सारे तो टीचर या एडमिनिस्ट्रेशन वाले तो नहीं हैं, पर ज़्यादातर मैं बोलूँगा। और कहीं ना कहीं अभी लेफ़्ट के भी टीचर हैं कुछ जगह पे, पर हाँ, ज़्यादातर ABVP संघ के टीचर हैं एडमिनिस्ट्रेशन में।
जो कि एजुकेशन बॉडी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर कल केंद्र में, सेंटर में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या NSUI के टीचर आ जाएंगे यहाँ पे? नहीं। ये एजुकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी रहना चाहिए, जहाँ पे आपका कोई विचारधारा प्रमोट ना हो पर्सनली। हम अक्सर देखते हैं कि छात्रों का आरोप रहता है कि NSUI तो इलेक्शन से 1 महीने पहले ही दिखाई देती है और NSUI के नेता या कार्यकर्ता चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। तो आप अपने आप को इस भीड़ से अलग कैसे दिखाएंगे और आप ये कैसे साबित करेंगे कि आप सिर्फ एक चुनावी चेहरा नहीं हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस चीज़ पे, तो मैं अपनी पर्सनल, किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने मैं पर्सनल बात करूंगा कि आप मुझे देख सकते हैं कि मैं जब से कॉलेज आया हूं उसके कुछ दिनों के बाद से मैं कॉलेज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, या हमारी टीम आवाज़ उठा रही है। वो तो चुनाव के टाइम की बात तो थी नहीं थी, और आज चुनाव ख़त्म हो गया है, फिर भी आज हम आवाज़ उठा रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। तो बस NSUI की कार्यकर्ता आकर के कॉलेज के टाइम, कॉलेज चुनाव के टाइम आते हैं, ये एक सिर्फ और सिर्फ फेक नैरेटिव है, ये कोई रियलिटी नहीं है। आपको आज भी ग्राउंड में NSUI के कार्यकर्ता साल के 365 दिन दिख जाएंगे, स्टूडेंट के मुद्दों को सॉल्व करते हुए, स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद करते हुए। तो शादमान भाई, जैसे मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि बाहरी लोग कॉलेज में आते हैं जो कॉलेज के नहीं भी हैं या पास आउट हैं 4-4 5-5 साल पहले के, वो भी कॉलेज में आते हैं और अपनी संगठन का, पार्टी का नारे लगाते हैं, उसे ऊपर की तरफ प्रभाव डालते हैं विद्यार्थियों पे। देखिए, मैं ये चीज़, आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया है कि ज़्यादातर ये होता है कि ABVP के अगर कोई बाहर के संगठन के लोग आते हैं, कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, अपना प्रोग्राम करवा रहे हैं या नारेबाजी कर रहे हैं, तो कॉलेज प्रशासन उन पे कोई एक्शन नहीं लेता है। और यही अगर कोई NSUI के लोग आ गए तो उन्हें तुरंत निकाल बाहर कर दिया जाता है। पहली बात तो कॉलेज से जो बाहर हैं, जो पास आउट हो गए या फिर जो सीनियर हैं जो कॉलेज के अंदर नहीं है, उनका आना बैन लगाया जाए कॉलेज के अंदर। ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, बट हमेशा ABVP ही के लोग क्यों दिखते हैं कॉलेज के अंदर या फिर आपके कैंपसेस के अंदर? तो इस चीज़ पे रोक किया जाए। स्टूडेंट के प्रोटेक्शन की बात है, ये सेफ्टी की, स्टूडेंट सेफ्टी की बात है। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कॉलेज प्रशासन ये बोलता है कि अगर कुछ ऐसा हादसा होता है स्टूडेंट के साथ तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ? तो सपोज करिए कि इस बार आपकी यूनियन बनती है, तो क्या ये NSUI संगठन आगे आके बोलता है कि अगर हमारी यूनियन बनी तो हम ये चीज़ें रोकेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि NSUI की सरकार बनी या यूनियन बनी तो NSUI के लोग कॉलेज में ना घुसें? अगर हमारा यूनियन आता है तो हमारा ये भी मोटिव रहेगा कि हम बाहर के लोगों की एंट्री बैन करवाएं। सबसे पहले हम स्टूडेंट की सेफ्टी की बात करें। अगर कोई स्टूडेंट बाहर से आ रहा है पढ़ने को, दिल्ली विश्वविद्यालय में, JNU में, जामिया में, तो ये सेफ्टी कॉलेज प्रशासन द्वारा लेनी चाहिए स्टूडेंट के लिए कि अगर कोई हादसा होता है तो उनके माँ बाप को क्या कहेंगे। वो बच्चे को भेज रहे हैं अपने पढ़ने के लिए, यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, वो अपने सेफ्टी से खिलवाड़ करने नहीं आ रहे हैं, अपना भविष्य बनाने आ रहे हैं। तो ये बाहर के लोगों का आना बंद किया जाए, और ये हमारा जब आएगा यूनियन तो हम इस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर JNU में लेफ़्ट की सरकार का ज़्यादा दबाव रहता है, पर यहीं जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय और किसी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वहाँ हमें लेफ़्ट बिल्कुल एक तरफा हमें उनकी हार देखने को मिलती है। तो इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये तो सबसे पहली बात तो आता है लोगों के आइडियोलॉजी कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आइडियोलॉजिकल होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काम के बेसिस पे वोट देते हैं। अगर लेफ़्ट की बात करें JNU में, तो वहाँ पे JNU में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट लेफ़्ट के आइडियोलॉजी से हैं, और DU में मिक्स्ड मेजॉरिटी। तो ये इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे आपको दिखता है। जैसा कि हम देखते हैं दिल्ली में माननीय श्री रेखा गुप्ता जी की सरकार है, तो हम देखते हैं कि पोल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा हो गया था बीच के दिनों में, सांस लेने तक की लोगों को दिक्कत आ रही थी, अस्थमा जैसे केसेस बढ़ रहे थे। तो इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं अगर स्टूडेंट की भी करूं, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से,
कि बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पढ़ने को, उनके माँ बाप उनके भविष्य संभालने के लिए भेज रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में, JNU जैसे यूनिवर्सिटी में, और वो यहाँ आकर के अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो एयर पोल्यूशन की वजह से। और जहाँ तक बात रही CM गुप्ता जी की, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, जो AQI को IQ बोलती हैं, ये इन्होंने सोल्यूशन के नाम पे क्लाउड सीडिंग करवा दिया, जबकि साइंटिस्ट ने ये बोला था कि क्लाउड सीडिंग करवाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली का विंटर में जो क्लाउड होता है उसका मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, तो अब क्लाउड सीडिंग करवा करके कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी इन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए क्लाउड सीडिंग के नाम पे फूके हैं। तो ये साफ साफ दिखाया जाता है कि भाजपा की सरकार, CM रेखा गुप्ता जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ PR करना चाहती हैं, सोल्यूशन नहीं लाना चाहती हैं। आप देखिए अभी क्या केस हो रहा है पानी का लेकर के। दिल्ली का पानी आप जान रहे हैं कैसा है, इंदौर में क्या हालत हुआ है। अभी इंदौर में पानी का मामला इतना ख़राब हुआ है कि कई लोगों की जान भी गई है। उसमें उनके जो CM हैं वहाँ के भाजपा के, वो कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे देश का विकास नहीं होने वाला, ये जान पे आ रही है बात। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अभी हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट आमतौर पर जब भी होता है तो वहाँ पे लाठीचार्ज या स्टूडेंट्स को उठाना आम बात हो चुकी है। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए अभी मैं इस बात को प्रेजेंट जो अभी करंटली हुआ है, मनरेगा को लेकर के NSUI द्वारा बनारस में प्रोटेस्ट किया गया और योगी की पुलिस ने NSUI के राष्ट्र अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी को अरेस्ट करा और कार्यकर्ताओं पे लाठी वगैरह बरसाया। तो आखिर इस देश में संविधान का वैल्यू है या नहीं है, ये आप साफ साफ कह दें। मेरा इस आपके पॉडकास्ट से इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना है कि ये आप बता दें कि आप संविधान का वैल्यू करते हैं या नहीं है, करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट लिखा हुआ है कि हम राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये सीधा सीधी हमारे फंडामेंटल राइट पे हमला किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो शादमान भाई, हम आजकल देख रहे हैं कि यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एपॉलिटिकल हो रहा है, वो पॉलिटिक्स में जाने से डर रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या वो पैसों का मामला है या कोई ऐसा समूह है जिसने अपना दबदबा बना रखा है और वह आम छात्रों को राजनीति में घुसने से रोक रहा है? देखिए इसका मैं जवाब आपको 1-2 तरीके से देना चाहूँगा। सबसे पहले, आज के ज़माने में अगर देश में कोई अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है या उठाती हैं तो पुलिस प्रशासन उन्हें जेल के अंदर बंद कर देता है। तो सबसे पहला उनका डर ये रहता है कि हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, जो कि डरने की चीज़ है। पर डर के हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये चीज़ लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएं। यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरी चीज़, आपने जो पूछा कि पॉलिटिक्स में कैसे जाए, तो देखिए पॉलिटिक्स में जाने के लिए पॉलिटिक्स ज़रूरी नहीं है। हमारा जो एम होना चाहिए वो बदलाव होना चाहिए, पॉलिटिक्स एम नहीं होना चाहिए, राजनीति एम नहीं होनी चाहिए, बदलाव एम होना चाहिए हमारा। और देश भर में बहुत सारे मुद्दे हैं। आप अपनी गली से बाहर निकलो, आप इस घर से बाहर निकलो, आप बाहर जाओगे देखोगे कि रोड टूटी हुई, आगे जो है वहाँ पे कोई रोड पे कुछ लगा के रखे, बैठ रखा है लगा करके। तो जब आप अपने ही क्षेत्र में आवाज़ उठाते हो और उस बदलाव के लिए आप संघर्ष करते हो तो वहाँ के लोगों को आपसे उम्मीदें जुड़ जाती हैं और वहीं से बदलाव का आपका रास्ता शुरू हो जाता है। तो कोई पावर, पैसे की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। ये सब एक फेक नैरेटिव है। आपके अंदर का जज्बा, इनकलाबी सोच होना चाहिए, बस ये मैं कहना। लेकिन जैसे मैं भी अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था और हम देखते हैं कि जो भी फ्रेशर आते हैं या हर साल आते हैं तो उन्हें इतना नहीं पता होता, तो उनको अपने आप ये बात आ जाती है कि जो भी इलेक्शन लड़ रहा है वह 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है
या वह गाड़ियों की रैली निकाल रहा है। सबको पता है आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हम रील भी देखते हैं कि किराए की गाड़ियाँ होंगी या पिज़्ज़ा या फिर कुछ भी खाने का बट रहा है नॉर्थ कैंपस में या कहीं भी। तो आप इस बात से सहमत नहीं हैं? देखिए, ये जो गाड़ी और ये सारी चीज़ें हैं, काफिला, ये सब चीज़ राजनीति, छात्र राजनीति का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है जैसा कि होता है, ये चीज़ें गलत हैं। स्टूडेंट को एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि आप कम पैसे में, जो कि डीयू का एक इंस्ट्रक्शन भी है कि इतने पैसे में आपको इलेक्शन करना है, उस चीज़ में आप जब करते हो, आप कम पैसे पे इलेक्शन लड़ते हो, आप जीतते हो और आपका एम रहता है बदलाव, तो ये आम स्टूडेंट को और मोटिवेट करता है कि आपकी विचारधारा, आपके रास्ते पे चल करके वो अपना एक इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक रूल है कि आप इलेक्शन में 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, पर उसके बाद भी ये सच्चाई है, ये हर छात्र को पता है कि कितना पैसा लगाया जा रहा है, कितना पैसा बहा जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, 5,000 से ज़्यादा खर्च करना दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है, तो इसका ख्याल भी दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है उन्हें देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ जो चीज़ें हैं जो उनके इंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ जा रही हैं, तो उस चीज़ पे रोक लगाएं, वो पाबंदी करें। हम देखते हैं अक्सर कि जो भी हमारे यूथ पॉलिटिशियंस हैं वह कुछ ना कुछ ऐसा कानूनी छेड़छाड़ करते हैं कि उन पे ये बात आपदा ना बने। आप देखेंगे कि उनके पोस्टर जितने भी लगते हैं उनमें कभी ना कभी कोई आई ज़्यादा होगा या कोई आर ज़्यादा होगा जिससे उन पे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें जो है, पोस्टर वगैरह, इस साल के चुनाव में आप देख सकते हैं कि वो सब चीज़ें बैन हो गई थी, तो लोगों ने अपने हाथ से प्रिंटिंग से करना शुरू करा, जिससे एक ये रहता है लोगों के अंदर कि यार हम इतने ही प्रिंट कर सकते हैं, हम इतने ही लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें सही है कि आप पोस्टर वगैरह का ना यूज़ करें, इससे गंदगी फैलती है। आपको अगर कैंपेन करना है तो आप क्लास टू क्लास कैंपेन करें, हैंड प्रिंटिंग जो होते हैं उससे आप लिखें, जो कि इस साल चुनाव में हमें देखने को मिला। हम देखते आए कि एक आम छात्र जब भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो उसे कई सारे डाउट जो हैं जागरूक होते हैं कि क्या मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, क्या मेरे पे भी पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्या चुनाव सिर्फ गाड़ियों की रैली निकालने से या सिर्फ पैसा खर्च करने से लड़ा जा सकता है, क्या एक आम छात्र चुनाव नहीं लड़ सकता? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो बस पैसे और गाड़ी से लड़ना, ये बिल्कुल गलत है। चुनाव अगर आपको लड़ना है, आपको टिकट पाना है, ये एक जो फेक नैरेटिव बनाया गया है कि पैसे का, गाड़ी का, आप छात्रों की आवाज़ बन के सड़क में उतरें, एक बड़ा आप आंदोलन करें छात्रों के लिए। छात्र तो उन्हें ही वोट देगा ना जो उनकी बात कर रहे हैं। अगर कोई कुछ छात्र, कुछ कार्यकर्ता कोई एक संगठन से हैं, वो मैं मान सकता हूँ कि वो अपने संगठन के कैंडिडेट को वोट देंगे, पर अगर सब तो छात्र जितने हैं वो कोई संगठन से तो जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत सारे छात्र जो इंडिपेंडेंट है, जिनको मुद्दे पे चाहिए वोट देंगे वो मुद्दों पे। तो अगर कोई ऐसा आता है स्टूडेंट जो स्टूडेंट के मुद्दों को फ्रंट पे लाए और एक बड़ा आंदोलन करे, तो छात्र उन्हें ही वोट देगा। ये पैसे और गाड़ी से नहीं होता। क्या आपको अभी भी लगता है टिकट बंटवारे में हमेशा जो बड़े वरिष्ठ नेता होते हैं या सीनियर नेता होते हैं उनका ही दबदबा रहता है? देखिए, अगर मैं NSUI की बात करूँ तो NSUI हमेशा यूनिटी मेरिट पे देती है टिकट। आपने कितना स्टूडेंट के आवाज़ को बुलंद करा है, आपके अंदर कितना मेरिट है, उस बेसिस पे टिकट मिलती है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीनियर नेताओं का होता है योगदान, पर इतना नहीं है। अगर आप पॉपुलर हो अपने इस वे में कि आप स्टूडेंट के आवाज़ को फ्रंट पे लेकर के आते हो, आप तमाम स्टूडेंट की आवाज़ बन करके हो, तो आपको टिकट देने से कोई नहीं रोक सकता है। हम अक्सर देखते आए हैं कि NSUI प्रोटेस्ट करती है। अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने उमाव रेप केस में। तो हम देखते हैं आप प्रोटेस्ट किसी मुद्दे पे करने जाते हो और हो किसी और पे जाता है। हमने उस प्रोटेस्ट में देखा
कि नारे लग रहे हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ या ब्राह्मण समाज के खिलाफ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, NSUI से तो जब भी मैं प्रोटेस्ट में गया हूँ और लगभग मैं सभी प्रोटेस्ट में जाता हूँ, तो कभी ऐसा मुझे लगा नहीं है। और ब्राह्मणवाद या कोई एक कम्युनिटी के अगेंस्ट नारा लगाना NSUI का ये आइडियोलॉजी नहीं है। हाँ, NSUI उन्हें पॉइंट आउट ज़रूर करती है जो स्टूडेंट की विचारधाराओं को गलत पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उन्हें पॉइंट आउट ज़रूर करती है NSUI। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर के मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे, मनरेगा को लेकर के या नीट के पेपर में, तो हमारा नैरेटिव बदलता नहीं है, हम उस प्रोटेस्ट को एंड तक लेकर के जाते हैं। हम देखते हैं कि NSUI के अपने रास्ते से भटक गई है। क्या वह सिर्फ एंटी ABVP कर रही है, ना कि प्रो स्टूडेंट पॉलिटिक्स? देखिए, NSUI हमेशा प्रो स्टूडेंट रही। वही मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप बता दो ABVP से कितने ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं या आवाज़ बुलंद हुई है जो स्टूडेंट के लिए है। उनका पहले यह आरोप था कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, आज दिल्ली में उनकी सरकार है। केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में इतने सालों से सरकार है, तब भी आवाज़ तो उनकी बुलंद नहीं हो रही है। पर उनकी जो विचारधाराएं अगर स्टूडेंट के खिलाफ है तो NSUI उसका पुरजोर विरोध करती है। हमेशा एंटी ABVP वाला मामला नहीं है, और ये लोकतंत्र है, यहाँ पे अपोजिशन का भी रोल होता है थोड़ा, तो वो एक है मामला। पर ऐसा नहीं है कि NSUI अपना नैरेटिव एंटी ABVP बना करके चल रही है, वो प्रो स्टूडेंट है हमेशा से। तो जब NSUI प्रो स्टूडेंट है और इतनी अच्छी विचारधारा रखती है, तो ये विचारधारा क्या ढंग से स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पा रही है? क्यों फिर बार बार उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज भी अभी भी मैं बता रहा हूँ कि NSUI हमेशा प्रयास करती है कि स्टूडेंट के मुद्दों को आवाज़, एक बुलंद आवाज़ बन करके खड़ी हो। और जहाँ तक रही बात की हार की, तो हार को फिर वही बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ फेलियर के रूप में नहीं देख सकते हैं। और फिर से मैं वही एक चीज़ दोहराऊंगा कि आज भी एडमिनिस्ट्रेशन में जैसा संघ के लोग भरे हुए हैं, कुछ कुछ लोग, वो हमेशा से उनकी प्रयास रहती है कि NSUI को कैंपस से दूर करें। तो ये एक मामला है। तो NSUI पीछे क्यों रहता है? वह अपने टीचर्स को या किसी भी अपने कार्यकर्ता को क्यों नहीं अपने कैंपस या कॉलेज तक पहुंचा पा रहा है, जिससे उनकी आवाज़ भी उठे? देखिए, NSUI जो है हमेशा से कब इस पे बात करते हैं, एजुकेशन पे। और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि एजुकेशन बॉडी हमेशा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी पार्टी, पॉलिटिक्स, राजनीति से दूर रहना चाहिए। एजुकेशन बॉडी, एजुकेशन जो टीचर दे रहे हैं। अब NSUI का कभी ये विचारधारा नहीं रहा है कि हम अपने कार्यकर्ता को टीचर के बॉडी में भेज करके अपनी विचारधारा को प्रमोट करें सिर्फ और सिर्फ। तो स्टूडेंट बॉडी हमेशा से इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। और कल अगर वही बात है कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो सिर्फ और सिर्फ NSUI के अगर रहते हैं टीचर, तो ये भी गलत है। तो हमेशा से एजुकेशन सिस्टम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमने देखा कि 2024-25 सेशन में आपकी सरकार आई, डूसू में रौनक खत्री भाई आए, तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया या काम क्या नहीं किया कि वो अगले साल दोबारा 2025-26 सेशन में नहीं आ पाए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि रौनक खत्री भाई को आज इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो जाने जाते हैं एक क्रांतिकारी के तरीके से। उन्होंने, जैसा आप देख सकते हो कि मटका मैन से भी जाने जाते हैं, पानी को भी उन्होंने फ्रेश वाटर का एक करा है। दूसरी चीज़, गोबर का जो प्रयास उनका रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े रह करके स्कॉलरशिप के ऊपर, मतलब उन्होंने तमाम चीज़ों को डील करने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं डील करी है। उनका मेरे ख्याल से जो टाइम पीरियड वो 4 से 5 महीने का रहा था। और क्या था आपका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था कि वह फिर सरकार, उन्होंने जब इतना अच्छा काम किया तो स्टूडेंट क्या उनसे कनेक्ट नहीं हुआ कि अगली बार सरकार नहीं बन पाई? अगली बार NSUI की सरकार यूनियन में आने का अगर आप बात कर रहे हो, तो सबसे पहले ये मैं बताऊंगा कि अभी वाइस प्रेसिडेंट हमारे राहुल झांसला भाई हैं। बिल्कुल। और उन्हें जो वोट मिला है वो तमाम यूनियन मेंबर से ज़्यादा मिला है वोट। दूसरी बात, जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था
कि कहीं ना कहीं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इस चुनाव में कुछ लोगों ने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के एबीवीपी को एक तरफा जिताने की प्रयास की। जब अंदर से सिस्टम ही खोखला है तो बाहर से हम क्या कर सकते हैं। तो यह बात हमें हर बार दिखती आई है, चाहे वह आपकी नेशनल पार्टी कांग्रेस हो या स्टूडेंट विंग का आपका एनएसयूआई हो। जब भी आपकी हार होती है कि आप हार को मानते नहीं है, आप हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं वोट चोरी का। तो इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, एनएसयूआई या कांग्रेस सरकार पार्टी, ये आपको मैं बताऊं तो हमेशा अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करती है। अगर हम हारते हैं तो हम उस हार को एनालाइज करते हैं कि आखिर हम कहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ, क्या मामलात हुआ जिसकी वजह से हमें हार देखने को मिला, और उस चीज़ पे हम हमेशा अच्छे से बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं कि हम हार को स्वीकार नहीं करते हैं। हार को हम स्वीकार तब करेंगे और हमेशा करते भी हैं, पर अगर हम एक इलेक्शन को देखें कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शन हो रहा है, तब हम उसका स्वीकार करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। ओके, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो आप जैसे कि हम जानते हैं एबीवीपी अपने आप को अनुशासन और कैडर की पार्टी कहती है, वहीं पे एनएसयूआई अपने आप को छात्रों की आवाज़। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी बेहतर है और स्टूडेंट को कौन सी चूज़ करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, एक आम स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि उनके कॉलेज में कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो उनके आवाज़ को बुलंद कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉलेज से कितना लड़ रहा है स्टूडेंट के मुद्दों पर। पार्टी पॉलिटिक्स ये बाद में आती है चीज़ें। सबसे पहले आपका आता है आपके हक के बारे में। आप जो पैसे दे रहे हो कॉलेज के अंदर, आप उससे चाह रहे हो कि मुझे बेंच बढ़िया मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, मुझे एक फ्रेश पानी के पीने को पानी मिले, या तमाम वो चीज़ मिले जिसके लिए मैंने पैसा दिया है, और वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो कुछ स्टूडेंट आते हैं। ऐसे तो मैं कहूँगा कि हर एक स्टूडेंट को आवाज़ उठानी चाहिए, पर जो स्टूडेंट फ्रंट पे आकर के उस चीज़ से डील करता है, उस स्टूडेंट को उनके पास जाना चाहिए। शक्ति की राजनीति वर्सेस नेतृत्व की राजनीति स्टूडेंट के लिए कौन सी बेहतर है? स्टूडेंट के लिए सिर्फ वही बेहतर है जो उनके मुद्दे को सामने फ्रंट पे रखता है, जो उनके मुद्दे को बुलंद करता है, उनके सल्यूशन, प्रॉब्लम के सल्यूशन देता है। अगर आप इस चुनाव में हार जाते हैं तो आप क्या पार्टी से स्ट्रक्चरल चेंज की या किसी भी तरह के बदलाव की मांग करेंगे? देखिए, हारने के बाद वही मैंने बोला कि अकाउंटेबिलिटी है हमारे अंदर। तो एनएसयूआई हमेशा से ये कोशिश करती है कि वो एक पॉलिसी को अच्छे और बेहतर तरीके से करे। अगर कोई चीज़ डील नहीं हो पा रही है सही तरीके से, वो चुनाव में हमें हार देखने को मिलता है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि जो भी चेंजेस पार्टी के इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, उस चीज़ पे हम अच्छे से देखें और सोल्यूशन निकालें। अगर इस बार चुनाव में आपकी सरकार बनी तो कुछ ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आप सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे और उन पे काम करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि हम इस चीज़ पे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। दूसरी, फ़ी को लेकर के कि फ़ी जो इतना हर साल बढ़ रहा है उसको कम करें। तीसरी चीज़, हम बात करेंगे मेट्रो पास की, जो हर साल बात होती है पर वो चीज़ कभी होती नहीं है कंप्लीट। जब हमारी यूनियन थी 2024 में रौनक भाई की, तो उन्होंने सीएम ऑफिस में जा कर के टाइम मांगा, उनसे मिल कर के बात करने का, पर उन्होंने आज तक उन्हें टाइम ही नहीं दिया। तो अगर हम बात करें, आपने जैसा कहा कि मेट्रो पास बनना चाहिए, तो अगर आप इस बात पे आवाज़ उठाएंगे तो आपके क्या कुछ प्रयास रहेंगे कि जिससे सरकार आपकी बात सुने और पास बनाए? हमारा ये प्रयास रहता है कि सरकार जो है वो स्टूडेंट को समझे, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को समझे। मेरे साथ ऐसे कई दोस्त हैं हमारे कॉलेज के अंदर जिनके पास 100 रुपये भी नहीं है बस पास के लिए, वो मेट्रो का कितना खर्चा उठाएंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो बहुत नीचे तबके से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, और सिर्फ पैसे से उनका एजुकेशन रुक जाना, ये तो बिल्कुल बहुत ही घटिया चीज़ है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ फंडामेंटल राइट है। क्या है फंडामेंटल राइट? राइट टू एजुकेशन। बिल्कुल। और जब राइट टू एजुकेशन है और राइट टू एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से रुक रहे हैं कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कॉलेज के लोग अपने जेब भरे, तो ये तो गलत है। बिल्कुल। तो हमारा ये प्रयास रहता है हमेशा से
कि हम फ्रंट पे आकर के इस चीज़ को बात करें, और टीचर को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सरकार को भी ये चीज़ समझना होगा कि आने वाला जो भारत देश का युवा है वही बदलाव करेगा। अगर भारत देश के युवा को आप पढ़ाओगे ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आएगा, तो वो कल आपसे सवाल ही नहीं पूछेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि नीट क्या होता है, तो आप नीट स्कैम पे क्या बात करोगे? बिल्कुल। आपको पता ही नहीं एसएससी क्या है, एग्जाम है, तो आप एसएससी स्कैम पे क्या बात करोगे? तो ये कोशिश इनकी ये रहती है कि अब एजुकेशन को ख़त्म करें, जिनसे इनको इनसे सवाल ना पूछा जाए। तो जहाँ तक कि छात्रों की बात है कि हमें कहीं ना कहीं ये तो देखने को मिलता है कि एंटी बेबी के नारे लग रहे हैं एनएसयूआई से, पर कहीं ना कहीं हमें अभी भी देखने को मिल रहा है कि एनएसयूआई अपने प्रो स्टूडेंट, जो उनका असली महत्व होना चाहिए, वहाँ से भटक रही है और एंटी एबीवीपी की तरफ ज़्यादा जा रही है। देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है, अगर कोई भी संगठन स्टूडेंट के मुद्दों को भटका करके अपने संघ के या अपने ऑर्गेनाइजेशन के मुद्दे पर बात करे या उसे प्रमोट करे, जबकि उसे प्रमोट करना चाहिए स्टूडेंट के मुद्दों को, तो हम उसके खिलाफ बात करते हैं। पर ये कि हम हमेशा एंटी एबीवीपी हैं, ये गलत है। हम प्रो स्टूडेंट के नैरेटिव से बात करते हैं, हम प्रो स्टूडेंट हैं पूरे। तो शादमान भाई, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में जिनका सुधार होना चाहिए, या ऐसे मुद्दे जो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में है ही नहीं? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है हॉस्टल का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेने के लिए, पर उनके फैमिली का महीने का खर्च 10,000 है, और वो यहाँ आकर के पीजी और फ्लैट ले रहे हैं 20,000 में, 18,000 में। तो ये एक उनके एजुकेशन को रोकने का एक माध्यम बन गया है। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है वो इस चीज़ पे ध्यान दे और इस पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है आपने मेरे हिसाब से। ये मुद्दा बहुत दबा हुआ मुद्दा है, कोई इन पे ध्यान नहीं देता, सारे ऊपरी मुद्दों को उठाते हैं। बिल्कुल, ऊपरी मुद्दों को ये उठाया जाता है कि बेंच, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर जो असल मुद्दा है, जो बच्चों की शिक्षा को रोक रहा है, वो मुद्दा कोई इतनी जल्दी उठाता नहीं। बिल्कुल, असल में मसला ये भी आ जाता है, क्रिएट हो जाता है कि आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को राजनीति करनी है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी की हो, उन्हें स्टूडेंट के प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। वो चुनाव के टाइम आएंगे, वो अपना 3-4 लिस्ट निकाल देंगे कि ये सब हम चेंजेस करवाएंगे, वो होगा। आज आप देख लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो यूनियन है वो कितने काम करवा रही है, कितने दिन हो गए दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव के। तो ये सब चीज़ें छात्रों को समझना होगा, और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ध्यान से अपने चुनाव करें, वोट जा कर के दें, बहुत ध्यान से दें। आप कौन से कैंडिडेट को दे रहे हैं, ये बहुत फ़र्क पड़ता है, ये बहुत मैटर पड़ता है। हर एक वोट आपका मैटर पड़ता है। आजकल तो मैं ये देखता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय और बहुत सारे जिस यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि आज वोटिंग का दिन है, आज छुट्टी है। तो ये सबसे बड़ा गलत है। ये आपका एक वोट 1 साल के आपके कॉलेज कैसा सिस्टम चेंज होगा, किस सिस्टम से चलेगा, वो मैटर करता है। तो इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि जब भी कोई ऐसा होता है, चाहे हम वो सेंट्रल वोटिंग ले या फिर डीयू की वोटिंग ले, तो वहाँ पे हमें लगता है कि वह एक छुट्टी का दिन है, उस दिन आराम से सोएं, खाए पिएं, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक वोट आपका पूरा 1 साल बदल सकता है, एक वोट आपका पूरा कैंडिडेट बदल सकता है। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शादमान भाई, हमने सियासती बातें तो बहुत कर ली, अब मैं आपकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में घुसना चाहूँगा। तो कोई कॉलेज से पहले या कॉलेज के बाद कोई मोहतरमा या कोई लव लाइफ रही हो? देखिए, इसका जवाब तो मैं शायरी में देना पसंद करूँगा। इरशाद। किसी ने तेरी बहुत खूबियाँ बताई हमें, और उसके साथ बताया कि तू बेवफा भी। मैंने पूछा था इजहार नहीं हो सकता,
दिल ने पुकारा खबरदार नहीं हो सकता। जिससे पूछो तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है बहुत वफादार नहीं हो सकता। वाह वाह। तो शायरियों का शौक़ रखते हैं या फिर सिर्फ कभी कभार लिख भी लेते हैं? कभी कभार लिखना भी हो जाता है, शौक़ तो खैर बहुत पहले से रही है। कौन से शायर गालिब पढ़े हैं? मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ऐसे तो तमाम शायर बेहतर हैं, राहत इंदौरी साहब, साहिल लुधियानवी साहब, जॉन एलिया साहब, बशीर बदर साहब, इन सबको मैं ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो सवाल का जवाब आपने अभी भी दिया नहीं है। मेरी ऐसे कोई लव लाइफ रही नहीं है, ना तो कॉलेज से पहले ना कॉलेज के बाद, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं गया। मैं चाहूँगा शादमान भाई, आप हमारे फ्रेशर टॉक मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे छात्रों को सही रास्ता दिखाएं और एक आखिरी मैसेज दें। देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा सभी साथियों को कि आप अपने एरिया में, अपने यूनिवर्सिटी में हमेशा बदलाव की बात करें। एक ही इंसान है जो खड़ा होता है, बदलाव की बात करता है और पूरी फौज उसके साथ फिर जुटती है। इस डर के दीवार को तोड़ें। और मैं एक शायरी से कंक्लूड करना चाहूँगा अपने बात को कि दिया है इस शहर के हाकिम ने अपने फ़ौज को हुक्म कि इस कबीले में कोई जवान दिखाई ना दे। साथियों, सिर्फ युवा ही के पास वो पावर है कि वो देश बदल सकता है। हर युवा के जहन में इनकलाबी सोच होना चाहिए, तभी हमारा देश बदलेगा। बस मैं यही आपके वीडियो के माध्यम से मैं युवाओं को और जितने भी छात्र हैं, हमारे जैसे छात्र, उन सबको मैं मैसेज देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई। बहुत बहुत शादमान भाई, आपका धन्यवाद। आपने हमें समय निकाल के अपनी आवाज़ हमारे छात्रों तक, हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।